साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बीपीएससी एफएलटी 72वीं के लिए अभी वीकली है, मतलब मेरे ख्याल से 4-5 दिन पर वो फ्री में आपको मिल जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने बीपीएससी के लिए स्टार्ट किया था पेड एक कोर्स टेस्ट के लिए, तो वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। उसी तरीके से हम लोगों ने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट किया है, जो 120 प्लस डेज का प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें आपको डेली 50 या 60 क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको कवर कराया जाएगा क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, इसमें जो आपको क्वेश्चन होगा एकदम पीवाईक्यू और वहीं यूपी पीसीएस के बेस्ड पे होगा। ठीक है, और दूसरी बात इसमें एक और चीज़ है कि आपको मतलब अभी तो नहीं, अभी इधर मेरा मेंस पेपर है, उसके बाद टेस्ट का सोल्यूशन भी आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, और एक रही बात, इसमें वैल्यू एडेड मटेरियल भी मिलेगा। इसके साथ ही इसका फ़ी है आपको 500 रुपया। यहाँ पर हमारा टारगेट है हम लोगों का 7000 प्लस क्वेश्चन का, तो इसको हम लोग पूरा कर लेंगे, इजीली पूरा कर लेंगे। ठीक है, खैर चलिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको सैम्पल चीज़ें सारे मिल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट जो कह लीजिए, उसको हम लोगों ने कवर किया था। तकरीबन 150 प्लस फैक्ट और कंसेप्ट हमारे पास हुए थे। इस वीडियो में हम लोग मित्रों देखेंगे मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, इससे का हमारे पास यहाँ पर 85 क्वेश्चन है और इस 85 क्वेश्चन के जरिए तकरीबन हम लोग 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें पीवाईक्यू भी कवर रहेगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तबाकत ए नासिरी मिन्हास उस सिराज द्वारा रचित एक रचना है, किताब है, जिसमें बिहार में तुर्क आक्रमण की जानकारी मिलता है। यह बात सही है, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, रुक जाइए। अफसान ए शाहान शेख कबीर द्वारा रचित है, जो अफगान शासकों के इतिहास को प्रकाश डालता है। यह भी बात सही है, यह दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, यहाँ पर तबाकत ए नासिरी और मिन्हास उस सिराज है, यह मतलब मिन्हास ए सिराज द्वारा रचित एक किताब है, रचना है। यह ग्रंथ क्या मतलब ये क्या करता है, मतलब तुर्कों के आक्रमण को बिहार में बताता है, खास करके किसके? बख्तियार खिलजी का, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस करने की बात करी थी। और इसी में इसकी चर्चा है कि यह किसने किया था, आपका बख्तियार खिलजी ने किया था। स्टेटमेंट दूसरा है कि अफसान ए शाहान की रचना किसने किया था? शेख कबीर ने किया था। यह भी बात सही है। यह रचना कब की है? यह रचना उस समय की है जब बिहार और बंगाल के क्षेत्र में अफगान शासक हुआ करते थे। यह उस समय की है जब लोदी प्लस और एक कौन था, एक सूर्य वंश जो बिहार में सूर्य डायनेस्टी था, तो उस समय की यह रचना है। ठीक है, और उसी के प्रशासन के बारे में इसमें जानकारी भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी ग्रंथ बिहार के स्थानीय इतिहास या सूबेदारों के प्रशासनिक विवरण से संबंधित सही नहीं है? अब देखिए, यहाँ पर सही नहीं है की बात कह रहा है, तो एग्जाम में क्या होगा ना, आप सबसे पहले नोट वाले पे गोला लगाएंगे, यानी जो गलत होगा वही सही होगा, मतलब वही आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखिए, रियाज उस सलातीन, हम लोग डिटेल देखेंगे इसका पहले। रियाज उस सलातीन गुलाम हुसैन सलीम, क्या यह बात सही है? बताइए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, तो यह विवरण प्रशासन का बताता है। बस्तीनुल उन्स इख्तियासान देहलवी, यह भी प्रशासन के विवरण देता है। सियर उल मुताखरीन, उसके बाद ये किसका है? गुलाम हुसैन तबतबाई, यह भी इसकी जानकारी देता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें। देखिए, यहाँ पर है रियाज उस सलातीन। ठीक है, यह गुलाम हुसैन सलीम का है। यह क्या है ना, यह बंगाल और बिहार के इतिहास पर लिखा गया एक ग्रंथ है। बंगाल प्लस बिहार के इतिहास पर लिखा गया यह एक ग्रंथ है, जो मुगल काल के जस्ट बाद की घटनाओं को, उत्तर मुगल काल यानी कि मुगल काल के लास्ट की घटनाओं की जानकारी देता है। ठीक है, और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी यह देता है। अगला कथन है कि हमारा बस्तीनुल उन्स, यह इख्तियासान देहलवी का ही लिखा गया है। यह भी मतलब सही सुमेलित है। इस ग्रंथ में क्या बताया गया है ना, कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, उस गयासुद्दीन तुगलक का तिरहुत अभियान कब है? जब गयासुद्दीन तुगलक जो बंगाल से लौट कर आ रहे थे और तिरहुत में वहाँ पर जब जो कर्नाट वंश थे उस समय उस पर मिथिला पर आक्रमण कर दिया था, जिसको हम लोगों ने पीछे उसमें देखा था हम लोगों ने
एंशियंट में देखा था। ठीक है, तो यह इसका हो जाएगा, यह उसकी जानकारी यह देता है, इसकी बात भी सही है। अगला है सियर उल मुताखीन मुताखरीन गुलाम हुसैन तबतबाई। तो यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह क्या है ना, यह मुगल काल जो अंतिम स्थिति में चल रहा था उस समय बिहार में जो नवाब के शासन हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के चीज़ें शुरुआती दौर की क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है उसकी जानकारी यह देता था। और बात रही इसकी वाक़ियात ए मुस्ताकी का, तो यह सबसे पहले इसके लेखक जो यहाँ पर दिया गया है यह नाम यही गलत है। यह जो लेखक है, इसका जो लेखक है रिजकुल्लाह मुस्ताकी, रिजकुल्लाह मुस्ताकी इसके लेखक का नाम है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है, और आंसर यही हो जाएगा आपका। और ये जो मिर्जा नाथन जो दिया हुआ है ना, मिर्जा नाथन इन्होंने बहारिस्तान ए गौबी नामक ग्रंथ लिखा था। जो मिर्जा नाथन था इसके ग्रंथ का नाम था क्या, बहारिस्तान ए गैबी। नोट कर लीजिए, एग्जाम में नहीं आएगा ये, बहारिस्तान ए गैबी नहीं आएगा एग्जाम में, किसी एग्जाम में नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो और यह क्या बताता है, यह भी प्रशासन को ही बताता है, मुगल काल के जहांगीर के समय का बिहार और बंगाल के इतिहास को दर्शाता है, लेकिन ये इसका रचनाकार गलत यहाँ पर दे दिया था। ठीक, चलिए आगे चलिए। प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध यात्री धर्म स्वामीन ने किस वर्ष बिहार की यात्रा की थी? तो उन्होंने किया था 1234 ईस्वी में। ठीक है, 1234 ईस्वी में जो धर्म स्वामिनी थे, यह बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कुछ समय बाद, ठीक है, कहाँ पर आया था, ये बिहार आया था। किसके आक्रमण के बाद? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समान ये कुछ दिन के बाद ये बिहार आए थे। और अपनी यात्रा में उन्होंने नालंदा के पतन, उसके बाद की जर्जर स्थिति, मतलब लिखना ठीक नहीं है ना, बोल देंगे फिर समझ लीजिए, काफ़ी है। नालंदा की पतन हो गया, उसके बाद नालंदा की जर्जर स्थिति हो गया, बचे हुए कुछ बौद्ध भिक्षुओं का जो उन्होंने बातें सुना था उसको इसमें अपना वर्णन उन्होंने किया है अपनी यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, उस समय के एक बौद्ध भिक्षु थे जिसका नाम था आई थिंक कुलपति राहुल श्रीभद्र। उनका नाम था कुलपति राहुल श्रीभद्र। ठीक है, तो ये नाम कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है निम्नलिखित विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा विवरण के युग्म पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, मुल्ला बहबहानी मखजन ए अफगानी, ये गलत है। जो मुल्ला बहबहानी थे यह ईरान के एक सूफी यात्री थे, यह थे रिलेटेड था ईरान से और ये था सूफी। ठीक है, ईरान के एक सूफी यात्री थे और ये कब आए थे? 19वीं सदी के शुरुआत में। कहाँ आए थे? पटना, राजगीर और भागलपुर की इन्होंने यात्रा किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी पुस्तक मिरात अहवाल ए जहां नुम्मा, भाई साहब, मिरात अहवाल ए जहां नुम्मा, इन्होंने ये लिखा था। ठीक है, और मखजन ए अफगानी यह रचना किसी और का था, उसका नाम था नियामतुल्लाह, इसलिए स्टेटमेंट यह गलत हो गया और इसका जो रचना है ये रहा। उसके बाद राल्फ फिच अकबर के समय आया था, यह बात सही है। जॉन मार्शल शाहजहां के काल में आया था और आर्थिक स्थिति को बताया था, यह भी बात सही है। राल्फ फिच जो भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, यह भी बात यह इंपॉर्टेंट है। यह पहला ब्रिटिश आदमी था जो कि भारत आया था, ब्रिटिश यात्री जो कि भारत आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो अकबर के शासनकाल में आया था। और कहाँ आया था? तो पटना आया था। उसने पटना में व्यापार से रिलेटेड बातें किया था, सूती वस्त्र रिलेटेड ये सब बातें उन्होंने किया था। ठीक, और जॉन मार्शल थे, ये भी एक अंग्रेज यात्री थे। और ये कब आया था जॉन मार्शल? ये जो आया था शाहजहां एंड अकबर के टाइम में, ये कहाँ आया था? इंडिया आया था। ठीक है, और ये इंडिया आकर यहाँ के उद्योग वगैरह के बारे में बताया। और जो औरंगजेब के समय में जो अकाल ये सब स्थिति पड़ा था, तो ये उसकी जानकारी अपने यात्रा वृत्तांत में इन्होंने दे रखा है। लग रहा है 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, तो आज हम लोग कम ही देखेंगे।
पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। गोपाल ने नालंदा में एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना की थी। क्या यह बात सही है? क्या बताना है? सही बताना है, गलत बताना है? सही बताना ही होगा, यहाँ लिखना छूट गया है। राइट स्टेटमेंट पूछ रहा होगा ये। तो गोपाल ने नालंदा में एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी, यह बात गलत है। जो गोपाल ने जो करवाया था नालंदा में नहीं करवाया था, ये कहाँ करवाया था? उदंतपुरी में करवाया था। हम लोग इसको देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो उदंतपुरी जो आज बिहार शरीफ है वहीं है पहले का उदंतपुरी, ठीक। और कथन स्टेटमेंट 2 भी गलत है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी बिहार की स्थापना करवाई। हम लोग तो देख लिए उदंतपुरी को किसने करवाया था? गोपाल ने करवाया था। और गोपाल कौन था? पाल वंश का संस्थापक था। और धर्मपाल ने 2 जगह करवाया था। एक करवाया था विक्रमशिला जो आज भागलपुर है, और दूसरा करवाया था सोमपुर। सोमपुर कहाँ है? अभी वो बांग्लादेश में आता है, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने ये करवाया था। और उदंतपुरी की स्थापना कौन किया था? धर्मपाल के पिताजी का नाम था गोपाल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी देख ही लिया, तो ये होगा, ठीक है। अगला स्टेट तो इसका दोनों का दोनों कथन गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा। देवपाल के शासनकाल में सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध विहार बनाने हेतु 5 गांव दान दिया गया था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टेटमेंट में नालंदा रहे तो आराम से नालंदा राजगीर मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय राजा था उसका नाम था बलपुत्र देव। पाल शासक देवपाल से नालंदा में क्या किया था? विदेशी बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। देवपाल ने उसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान दिया था। किसने दिया था? देवपाल ने 5 गांव यहाँ पर दान दे दिया था, ठीक है। बात रही कि ये बात कैसे पता चला, तो नालंदा ताम्रपत्र है, नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में यह बात मिलता है कि उन्होंने ऐसा किया था। और पाल काल ऐसा समय था, पाला डायनेस्टी, उस समय नालंदा का इंटरनेशनल रिलेशन पूरी दुनिया में सबसे मजबूत था। इस बात को समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पालकालीन सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है चुनना है, ठीक है। धीमान और बिठपाल इस काल के प्रसिद्ध कांस्य मूर्तिकार थे। किस काल के? तो पाल काल के। यह बात आपका सही है। जो धीमान और ये बिठपाल थे वो सच में उस समय के वो थे, कांसा से बनाने वाले मूर्ति के शिल्पकार थे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, पाल शासक मुख्य रूप से शैव धर्म के महान संरक्षक थे। बिल्कुल भी नहीं। जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म के थे। हम लोग पलटते आ रहे हैं, बौद्ध धर्म के थे। और बौद्ध धर्म के कौन सा शाखा? तो वज्रयायन। स्टेटमेंट ये है वज्रयायन शाखा। वज्रयान शाखा से ये रिलेटेड थे। उन्होंने ऐसा नहीं है कि शैव धर्म से रिलेटेड हैं तो ये और सारे धर्म को हानि पहुंचाए, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने कितने सारे हिंदू मंदिरों में दान भी दिया है। जो गया में एक अभिलेख मिला था, नारायण पाल अभिलेख का नाम है, नारायण पाल का गया अभिलेख। उसमें नारायण पाल का गया अभिलेख, उसमें यह बताया गया है कि इन्होंने हिंदू मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा दान भी दिया था। तो इसलिए बी स्टेटमेंट क्या हो गया? आपका गलत हो गया। पाल काल में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। सही बात है, अभी हम लोग देख ही लिए थे यहाँ पर IR से बातें लेकर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा किया गया था। यह भी बात सही है। और गोपाल किसको किया था? बताइए, गोपाल ने क्या किया था? तो ये नालंदा किया था, ठीक है, नहीं था ना। अगला क्वेश्चन, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल वंश का शासक कौन सा था? बताइए, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल वंश का शासक था देवपाल। देखिए, देवपाल जो था वो पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। उन्होंने अपनी प्रशासन को विस्तारवादी वगैरह वगैरह मतलब सहूलियत के लिए जो राजधानी तो पाटलिपुत्रा से स्थानांतरित करके कहाँ लेकर आया? मुंगेर लेकर आ गया। और गोपाल और धर्मपाल की बात करते हैं तो ये कोलकाता पर बेस्ड थे, ठीक है, और मगध के क्षेत्र पर ये आधारित थे, ठीक।
अभी 8 ही क्वेश्चन हुए, बाप रे बाप। अगला, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना सफल आक्रमण कब किया था? तो वह हो जाएगा आपका 1198। कुतुबुद्दीन ऐबक के कमांडर था बख्तियार खिलजी, ठीक है, हम लोग कल ही देखे थे, मतलब पिछले वीडियो में। 1198 में कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा 1202 या फिर 1203, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल है इसका 1198, ठीक है। तो वो कहाँ आया था? बिहार शरीफ आया था, उदंतपुरी, और उसके बाद आकर वहाँ पर वहीं नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह वाली बातें यहाँ पर मतलब उदंतपुरी विश्वविद्यालय को खत्माने की, नालंदा विश्वविद्यालय को खत्माने की, जलाने की बात आती है। और ये कहाँ से आया था? तो ये पटना होते हुए मनेर के रास्ते कहाँ पहुँचा था? बिहार शरीफ, ठीक है। अगला है, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? ये ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल श्रीभद्र। जब तुगलक आक्रमण हुआ था तो उस समय जो था ये चांसलर जिसको बोलते हैं आचार्य राहुल श्रीभद्र थे मतलब। और उसके बाद ये चीज़ें कैसे पता चलता है कि वहीं थे? तो एक मतलब यात्रा वृत्तांत है एक बौद्ध यात्री का जिसका नाम है धर्म स्वामीन के यात्रा वृत्तांत से ये बातें हमको पता चलता है, ठीक। और अतीश दीपंकर जो थे यह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के ये कुलपति हुआ करते थे। नहीं कुलपति नहीं, मतलब वहाँ से विद्वान थे। और सीलभद्र थे, ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी के क्या थे? कुलपति थे। लेकिन कब थे? ये नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति थे हर्षवर्धन और हुएनसांग के समय में, ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन और हुएनसांग के समय में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाकर मालिक जानी को वहाँ का सूबेदार बनाया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, बताइए किस शासक ने ये काम किया था? तो यह किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो क्या था ना कि 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल के शासक, उस समय बंगाल का शासक था कौन? हिसामुद्दीन एवज, उसके खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया था। और हिसामुद्दीन एवज ने क्या किया था? इल्तुतमिश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण उसी इल्तुतमिश ने बिहार को बंगाल से अलग कर दिया और दिल्ली सल्तनत का एक स्वतंत्र प्रांत बना दिया। उसी समय की बात है यह, ठीक है, 1225 की बात है, समझिए। ये 1225 की बात है जब बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। फिर उसी प्रकार इसका यात्रा आते आते 2000 में तो अब एक बिहार, उड़ीसा प्लस झारखंड प्लस बंगाल सबसे अलग हो चुका, ठीक है। और उसी समय उन्होंने इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के बिहार अभियान के संदर्भ में बात करना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक। आगे देखिए, तो यहाँ पर है हिसामुद्दीन एवज, बंगाल का शासक जिसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार की, एकदम सही है, अभी देख लिए। मलिक जानी बिहार का प्रथम दिल्ली सल्तनत सूबेदार, यह भी बात सही है, इल्तुतमिश ने बनाया था, इसलिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय बिहार का प्रशासनिक भार या सैन्य नियंत्रण मुख्य रूप से किस अधिकारी के हाथ में था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बताना है किसके हाथ में था। तो यह था आपका ताजुद्दीन कूच, उसका नाम था ताजुद्दीन कूच। ताजुद्दीन कूच जो था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बिहार में खिलजी सत्ता को मजबूत करने के लिए उनको मतलब वो वहाँ का सौंप दिया गया था। और मल्लुक काफूर तो वो था जो गुजरात अभियान के समय, दक्षिण अभियान के समय एक हिजरा था जिसको 32 दिनार में वहाँ से खरीद कर लेकर आया था और बाद में उसका सेना ये सब सेनापति बन गया। और गाजी मलिक की बात करें तो यह गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम था, गाजी मलिक, जो पंजाब का गवर्नर था। उस समय पंजाब का नाम था दीपालपुर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 13 हो गए। अगला नंबर क्वेश्चन है 14। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 ईस्वी में तिरहुत
ऑलरेडी देख लिए, बंगाल से आते समय कर्नाट वंशीय शासक को पराजित कर बिहार पर पूर्ण नियंत्रण किया था। उस समय कौन था कर्नाट वंश का शासक? उस समय कर्नाट वंश का शासक था हरि सिंह देव, और ये लास्ट शासक हुआ कर्नाट वंश का, और ये प्रथम शासक हुआ था। ठीक है, तो जो हरि सिंह देव थे वो उस समय आ रहे थे, ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये अगर कोई पूछे कि कर्नाट वंश का स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में। किसने किया था? तो नान्य देव ने किया था। ठीक, चलिए आगे देखिए। तुगलक काल में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिरोज शाह तुगलक के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, यह बात सही है। मालिक इब्राहिम इस काल में बिहार का एक अत्यंत प्रसिद्ध सूबेदार था, यह भी बात सही है। गयासुद्दीन तुगलक के समय मिथिला क्षेत्र का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया गया, यह बात गलत है। ठीक है, जो मिथिला जिसको हम लोग दरभंगा कुल मिलाकर जानते हैं, उसको जीत कर उसका नाम तुगलकपुर गयासुद्दीन ने नहीं किया था, वह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दरभंगा में अरे ओह सिक्का ढालने का एक टकसाल बनाया था। इसके साथ ही एक किला भी बनाया था जो आज भी है। ठीक है, राजगीर के जैन शिलालेख से फिरोज शाह तुगलक द्वारा अनुदान दिए जाने का प्रमाण मिलता है, यह बात सही है। अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी के मजार पर आने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो यह था आपका वही एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। सूफी संत के प्रति इनका आदर काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, उन्होंने बिहार शरीफ आकर फिरदौसिया संप्रदाय से ये संबंधित थे, जो मनेरी जी थे, याहिया मनेरी, हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, उनसे मुलाकात की और उनके खानकाह के लिए भूमि अनुदान भी दिया था। ठीक, भोजपुर और शाहाबाद क्षेत्र में चेरो वंश, यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, उसके उदय के संदर्भ में कथन विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर लिखना ही भूल गए हैं भाई। पाल वंश के पतन के बाद शाहाबाद, सारण, चंपारण जिलों में चेरो शक्तिशाली शासक बनकर उदय हुआ था, तो यह बात सही है। चेरो वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा मेदिनी राय थे, जिन्होंने पलामू क्षेत्र में अपना साम्राज्य सुदृढ़ किया, यह भी बात सही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग देखने का कोशिश करें तो पाल वंश के पतन के बाद मगध और उत्तर पश्चिम बिहार, देखना है आपका उत्तर पश्चिम बिहार। ठीक, उत्तर पश्चिम बिहार में मतलब पॉलिटिकल स्थिति नगण्य हो गया। उसी का लाभ उठाकर शाहाबाद, सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में चेरो आदिवासी जनजाति, मतलब चेरो क्या थे? एक प्रकार के ट्राइबल ग्रुप थे, उन्होंने अपना वहां पर शासन कर लिया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो चेरो वंश के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा का नाम था क्या? मेदिनी राय। ठीक है, यही मेदिनी राय ये। ठीक, उन्होंने पलामू, जो कि अभी झारखंड में है, पलामू को केंद्र बनाकर एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य खड़ा किया, जिसे चेरो साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। यही सब मिलाकर। ठीक है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब हमें देखना है अगला, एक मिनट। चेरो शासक राजा फूलचंद का मुख्यालय बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल पर था? बताइए। वो था भोजपुर, बिहिया, पटना के आगे है, आरा के आसपास है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, पानी पी लेते हैं थोड़ा। तो ये कुल मिलाकर इसका बिहिया याद रखना है, यहाँ पर और कुछ नहीं है, ज़्यादा इधर उधर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। शाहाबाद क्षेत्र में उज्जैनिया राजपूतों और चेरो शासक के बीच संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला है उज्जैनिया शासक संतन सिंह ने चेरो राजा सहबसल सिंह को पराजित किया, यह बात सही है। भाई इतना टफ नहीं पूछेगा, क्यों बना दिया इतना टफ, ये नहीं आएगा। ठीक है, चेरो शासक ने मुगलों के साथ मिलकर सदैव उज्जैनिया राजपूतों का समर्थन किया, यह कथन गलत है। हमने कल ही देखा था एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सदैव ऐसी चीज़ें जब स्टेटमेंट में आ जाए तो वो गलत होता है, इसलिए ऐसे ही देखना है और गलत मार देना है, पढ़ना ही नहीं है आगे। ठीक है, बात खत्म।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में नुहानी सत्ता के उदय के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट है। ठीक, देखिए, सिकंदर लोदी के समय दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल बनाया गया, सही बात है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, उसके बाद बहार खान नुहानी ने बिहार में एक स्वतंत्र अफगान राज्य की घोषणा की थी, यह बात सही है। देखिए, सिकंदर लोदी जो थे जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को हरा दिए और उसके बाद बिहार के प्रशासन को नियंत्रण रखने के लिए दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर बनाया उन्होंने। ठीक है, दरिया खान ने सिकंदर के पक्ष में सूबेदारी व्यवस्था काफ़ी मजबूत किया और उसी की तरह से 1526 में जब पानीपत की लड़ाई हुई और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार गिर दिया, तब दरिया खान का पुत्र था बहार खान नुहानी। दरिया खान नुहानी का पुत्र था बहार खान नुहानी। वो दिल्ली से संबंध तोड़ लिए और बिहार में अफगान शासक का स्थापना कर दिए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे किधर की तरफ, शेरशाह सूरी की तरफ। बहार खान नुहानी ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। उनके दरबार में फरीद खान, जिसको शेरशाह सूरी कहते हैं, को शेर खान की उपाधि क्यों दी गई थी बताइए? क्योंकि नाम से ही जैसा है शेर खान, तो शेर वाला ऑप्शन उसको निहत्थे मार दिया था, इसीलिए। ये तब की बात है, एक कहानी है इस पर। मतलब फरीद खान जो थे, राजा बहार खान नुहानी की सेवा कर रहे थे। एक बार क्या हुआ था ना, बहार खान नुहानी क्या कर रहे थे, शिकार करने गए थे। उसी समय बाघ ने अटैक कर दिया और शेर खान के पास कुछ था नहीं, मतलब फरीद खान के पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने अपने हाथों से, नाखूनों से जैसे तैसे बाघ शेर को क्या करा, नहीं, तलवार था, एक ही तलवार में मतलब मार दिया था। तो इसीलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, शेरशाह की उपाधि दे दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नुहानी शासक के संदर्भ में। दरिया खान नुहानी बिहार में लोदी वंश का वफादार सूबेदार थे, तो यह बात सही है। जलाल खान सुल्तान मोहम्मद का पुत्र था, जिसकी संरक्षिका दुदू बीबी बनी थी, यह भी बात सही है। तो ये आएगा नहीं, इसलिए बात खत्म करो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। शेरशाह सूरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में बताना है, ठीक है, और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर दिया, सही बात है। 1539 में बक्सर के पास चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया और सुल्तान ए आदिल या शेर शाह की उपाधि धारण की, यह भी बात सही है। देखिए, 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी। सूरजगढ़ कहाँ है? मुंगेर के पास जगह है। वहाँ पर शेरशाह ने बिहार की नुहानी और बंगाल के सुल्तान था महमूद शाह, उनको दोनों को संयुक्त पराजित कर दिया और पराजित होने के बाद निर्विवाद शासक बन गए। उसी तरह से 1539 ईस्वी में बक्सर के पास है चौसा, वहाँ पर हुमायूं के साथ युद्ध होता है और वो हुमायूं को हरा देते हैं और अपना राज्याभिषेक भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, सुल्तान ए आदिल या फिर शेरशाह की उपाधि वो धारण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक और भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि की नाप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता था? तो उस पैमाने का नाम था गज ए सिकंदरी। यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं गज ए इलाही। यह अकबर के समय में शुरू किया गया शासन था, मतलब वो पैमाना था, ठीक है। तो गज ए इलाही होता था 41 अंगुल के बराबर और यह जो होता था 32 अंगुल। मतलब याद रख लो, मिलाने के लिए कहीं पूछ दिया मैच द फॉलोइंग, तो गज का मतलब 32 और सिकंदरी का मतलब 32 और इलाही का मतलब 41, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सासाराम स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीचों बीच अष्टकोणीय योजना पर निर्मित है, सही है, अष्टकोणीय यहाँ याद रखना है। इसका निर्माण स्वयं शेरशाह के जीवन काल में शुरू हुआ था और इस्लाम शाह के समय पूरा हुआ, यह भी बात सही है। यह संगमरमर की पत्थर से बना हुआ है। कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर और श्रेष्ठ इमारत कहा था, यह भी बात सही है, ठीक है। कनिंघम कौन था? मतलब पुरातत्वविद थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इसको ऐसे ही बातें बताया था। यह पूर्णतः शुद्ध संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की कृति थी। देखिए, अभी बताया ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहां आ जाए
तो पूर्णतः शुद्ध तो कुछ चीज़ें हो ही नहीं सकती है, इसीलिए यह कथन गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर बात किया जाए तो सॉरी यह संगमरमर से नहीं बना है ना, अभी हमने संगमरमर बता दिया था क्या। यह बना हुआ है आपका लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से। और संगमरमर की बात करें, पहली पूर्ण संगमरमर की मूर्ति तो इंडो इस्लामिक आगरा का जो इमारत है इत्मादुद्दौला का मकबरा, वह माना जाता है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है शेर शाह सूरी ने पटना को पुनः बिहार की प्रांतीय राजधानी बनाने तथा वहाँ एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करने का निर्णय लिया। यह घटना का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है। तो इसका उल्लेख मिलता है तारीख ए दाऊदी में। किसमें? तारीख ए दाऊदी में। देखिए, तारीख ए दाऊदी का रचना किसने कौन किया था? तो अब्दुल्लाह ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? अब्दुल्लाह ने किया था। ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से यह बात बताया गया है कि 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने गंगा और गंडक के संगम पर, मतलब पटना, रणनीतिक महत्व को देखते हुए यह बात का घोषणा किया कि यदि यहाँ एक दुर्ग बनाया जाए तो यह एक महान शहर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जो राजधानी पहले बिहार शरीफ था उसको अब कहाँ कर दिया गया? पटना कर दिया गया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। एक्चुअली बोलने का मन नहीं कर रहा है, थक चुका हूँ सुबह से। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। एक्चुअली आज टेस्ट वगैरह था थोड़ा मेरा, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम इधर उधर चला गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले कल कितने क्वेश्चंस बच जाते हैं इसमें? 50 क्वेश्चन और बच गए, 60 बच गए, तो कल कर लेंगे 60 क्वेश्चन हम लोग किसी टाइम। ठीक ना? तो टेलीग्राम चैनल हमारा इसी नाम से ज्वाइन कर लीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।